नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी। तो जैसा कि अभी हम लोग आपके एग्जाम को देखते हुए अब तक हम लोगों ने भारत के भूगोल में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे वो हमने कर लिया है। ठीक है, जैसे कि आपका सामान्य परिचय, सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। शुरू से आप क्लास को एक बार देख करके अपने सिलेबस को, इंडियन ज्योग्राफी को रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए जो कि सबसे महत्वपूर्ण है, भारत के कृषि एवं मृदा। देखा जाए तो जैसी मिट्टी वैसी खेती, है ना। जैसा बारिश वैसी वहां की मृदा, जैसा जहां की जलवायु, जैसा जहां का तापमान वैसी वहां की मृदा। तो ये सारी चीजें हैं। सबसे पहले हम लोग भारत की कृषि शुरू करेंगे और भारत की कृषि के बाद हम लोग देखेंगे भारत की मृदा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो अगर हम कृषि के बारे में बात करें स्टूडेंट्स, तो जो खेती होती है, देखा जाए तो खेती में प्रारंभिक जीविका निर्वाह खेती एक होती है। इसमें अगर हम देखें तो इस प्रकार की कृषि भारत के कुछ भागों में अभी भी की जाती है। जैसे कि आप जैसे देखोगे तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह का मतलब है कि इसमें केवल, है ना, खाने पीने के लिए, पेट भरने के लिए, है ना, इसके लिए खेती की जाती है। जबकि जो वाणिज्य कृषि होती है उसमें अनाज को बेचने के लिए, लाभ कमाने के लिए, इन सब चीजों के लिए, है ना, खेती की जाती है और वो बड़े स्तर पे किया जाता है ना, बहुत बड़े स्तर पे किया जाता है। तो अब इसमें हम लोग यहाँ पर देखें तो प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि भूमि के छोटे टुकड़े पर आदिम, है ना, कृषि औजार, यानी कि आदिम कृषि औजार का मतलब पुराने जमाने के जो हल होते हैं, पुराने जमाने के जो कृषि औजार होते हैं, कुदाल होता है, उनसे ये खेती की जाती है। लकड़ी के हल हो गए, चाहे डाव हो गया, खुदाई करने वाले, है ना, छड़ी हो गए, या फिर परिवार के सदस्यों के द्वारा, और परिवार के सदस्यों के साथ साथ समुदाय श्रम की मदद से यह खेती की जाती है। ये खेती पूरी तरह से मानसून पर निर्भर होती है। मानसून अगर अच्छी हुई तो इस तरह की खेती भी अच्छी होती है। ठीक है, और मिट्टी की उर्वरता और फसल उगाने के लिए अन्य पर्यावरणीय परिस्थिति के लिए, है ना, उपयुक्तता पर निर्भर करती है। अब जैसे देखिए, जो आदिम निर्वाह कृषि होता है, इनमें एक आपका आता है कौन सा, तो स्थानांतरित कृषि। क्या आता है? स्थानांतरित कृषि। अब जैसे देखो, ऐसे अगर हमें पूरी तरीके से बांटना हो तो हम खेती को और अच्छे तरीके से देख सकते हैं। मतलब और कैसे, तो जैसे देखिए, अगर हम इसमें बात करें कृषि के लिए, तो आप सबसे पहले कृषि को ऐसे देखो। आइए हम यहाँ पर पहले खेती को बहुत आराम से कुछ चीजों में, आइए यहाँ पर देख लेते हैं कृषि। अब कृषि के प्रकार हमें देखने हैं। जैसे अभी आपको कम समझ में आएगा, लेकिन जैसे ही हम कृषि को अन्य भागों में बांट देंगे तो आपको चीजें आराम से समझ में आने लगेगी। तो शुरू करें हम लोग इसी में। और चूंकि कृषि को हम मानसून का जुआ कहते हैं, देखा जाए तो मानसून अच्छी हुई तो कृषि भी अच्छी होती है, मानसून सही नहीं रहा तो कृषि भी सही नहीं होगा। तो देखा जाए स्टूडेंट्स, तो जो कृषि होती है वो दो तरीके से होती है। एक होता है निर्वाह कृषि, है ना, जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया, और एक होता है वाणिज्यिक कृषि। एक क्या होगा? वाणिज्यिक कृषि। तो एक निर्वाह कृषि होती है, एक वाणिज्यिक कृषि होती है। जो निर्वाह कृषि है, मैंने पहले भी आपको बताया कि यह कृषक परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है ना, निर्वाह कृषि। इसमें पारंपरिक रूप से कम उपज प्राप्त होता है, मतलब केवल और केवल निम्न स्तर के टेक्नोलॉजी का प्रयोग होता है। इसमें केवल और केवल अपनी आजीविका को चलाने के लिए इस तरह की कृषि किया जाता है। अब निर्वाह कृषि भी अन्य भागों में बटा होता है। एक होता है गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, और एक होता है आपका आदिम निर्वाह कृषि, आदिम निर्वाह कृषि।
अब आदिम निर्वाह कृषि भी अन्य प्रकारों से हमें देखने को मिलती है। तो एक होगा आपका गहन निर्वाह कृषि, और एक, अब जैसे गहन निर्वाह कृषि में क्या है कि एक छोटे से भूखंड पर साधारण औजारों से, यानी कि एक छोटे भूखंड पर, ऐसे लिखेंगे कि छोटे भूखंड पर यानी छोटी भूमि पर साधारण औजारों से है ना, साधारण औजारों से और अधिक श्रम लगा करके, अधिक मेहनत लगा करके, अधिक श्रम लगता है इसमें, तब जाकर के हम इस तरह की खेती कर पाते हैं। यहां तक क्लियर है? अब आदिम निर्वाह कृषि भी दो भागों में बटा होता है। एक होगा आपका स्थानांतरित कृषि, एक चलवासी पशुचारण। आप देख सकते हो, तो एक होता है चलवासी पशुचारण और एक होता है स्थानांतरित कृषि। अब स्थानांतरित कृषि आखिर क्या है? तो ये एक आदिम निर्वाह कृषि है। यहाँ पे कुछ यह इस तरह की कृषि घने जंगलों में हमें देखने को मिलता है। ये आदि जो जनजातियों के द्वारा इस तरह की कृषि की जाती है। यहाँ पे कुछ समय के लिए भूखंडों में जो आपके जंगल होते हैं, झाड़ियां होते हैं, उनको जलाया जाता है, जला करके साफ किया जाता है, उसकी राख को मिट्टी में मिलाया जाता है और स्टार्टिंग में मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है तो खेती की जाती है। लेकिन जैसे ही उर्वरता समाप्त हो जाती है और उर्वरता समाप्त हो जाएगी तो लोग उस जगह को छोड़ करके कहीं और चले जाते हैं। इसको स्लैश एंड बर्न कृषि भी कहा जाता है, यानी एग्रीकल्चर कहा जाता है। इसको कर्तन एवं दहन कृषि भी कहते हैं। इसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। अब ये कर्तन एवं दहन कृषि अलग अलग जगहों पे इसके कई नाम हैं। जैसे कि उत्तर पूर्वी राज्यों में असम हो गया, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड में इसे झूमिंग कहा जाता है या झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। जबकि मणिपुर में इसे पामलू कहा जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर और अंडमान में इसे दीपा कहा जाता है। तो देखो, विश्व में स्थानांतरित कृषि केवल आपके भारत में नहीं होता है, ये पूरे विश्व में है। भारत और विश्व सभी जगह देखने को, है ना, मिलता है ये। अब लेकिन अलग अलग जगहों पे इसको अलग अलग नाम से संबोधित किया जाता है। जैसे कि झूम, है ना, झूम को हम कर्तन एवं दहन कृषि कहते हैं। अब देखो, मैक्सिको में अगर हम ध्यान से देखें तो म से मैक्सिको, यानी मैक्सिको और मध्य अमेरिका में इसे मिल्पा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिल्पा के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में ये देखो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। वेनेजुएला में इसे कोनुको के नाम से जाना जाता है। ब्राजील में रोका के नाम से जाना जाता है। वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। और आपका यहाँ पे वियतनाम में रे के नाम से जाना जाता है। और मध्य अमेरिका में मसोले के नाम से जाना जाता है। और इंडोनेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। तो इंडोनेशिया व मलेशिया में इसे क्या, किस नाम से जाना जाएगा? तो लदांग के नाम से। और कई बार ये सवाल आपके परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब भारत में इसके अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम है। तो उत्तर पूर्वी राज्यों में इसे झूमिंग के नाम से जाना जाता है। लेकिन अब यहां पर देखिए, मध्य प्रदेश में इसे वेबर या दाहिया के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इसे पोडू या पेडा के नाम से जाना जाता है। ओडिशा में इसे पामा डाबी या कोमान या बरिंगा के नाम से जाना जाता है। पश्चिम घाट में इसे कुमारी के नाम से जाना जाता है। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में वालरे या वाल्टरे के नाम से जाना जाता है। हिमालय क्षेत्र में इसे खिल के नाम से जाना जाता है। भाई, हिमालय में जाते ही खिल उठोगे तो ऐसे याद करोगे तभी याद होगा।
और झारखंड में कुरुआ के नाम से जाना जाता है और उत्तर पूर्वी प्रदेश में झूम के नाम से जाना जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके से अब देखो, आप जानते हो कि शस्य प्रारूप 3 प्रकार से हमारी कृषि के हैं, रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद फसल। अब यहीं पर देख लेते हैं। यदि बात रबी की फसल की करें तो ये एक तरीके से शीतकालीन फसल है, शीतकाल में बोया जाता है। इसमें आता है गेहूं, चना, मटर, जौ, सरसों, राई आदि, है ना। अब आते हैं खरीफ की फसल में। तो खरीफ की फसल में आप देखोगे तो ये मानसूनी फसल है, मानसून के समय में बोई जाती है, जैसे धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, है ना, गन्ना। तो धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गन्ना, मूंगफली, कपास, सोयाबीन, ये सब आपके खरीफ की फसल है। जायद फसल में आप देखोगे तो जायद में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो इसमें आप देखोगे तो आपका खीरा, ककड़ी, तरबूज और बहुत सारी सब्जियां, खरबूज आदि, ये सब देखने को आपको मिलेगा। अब एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। चावल, आप जानते हो कि भारत में जो चावल है वो प्रमुख खाद्यान्न फसल है, प्रथम नंबर पे। दूसरे नंबर पे प्रमुख खाद्यान्न फसल में गेहूं आता है। तो आप ध्यान से देखोगे तो भारत में अधिकांश लोगों का खाद्यान्न जो है चावल है। हमारा देश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा चावल वाला उत्पादक देश है, लेकिन अभी हाल ही कुछ समय में आप देखोगे तो भारत प्रथम पर है ना, ये ध्यान रखिएगा। और चावल यानी कि धान क्या है? खरीफ की फसल है। इसके लिए कैसा होना चाहिए? ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है, यानी लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान और अधिक आर्द्रता, यानी कि 100 सेंटीमीटर से अधिक पानी चाहिए, तभी धान का क्या हो सकता है? उत्पादन हो सकता है। चावल उत्तर और उत्तर पूर्वी मैदान, तटीय क्षेत्र या डेल्टाई प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखिए गेहूं आता है। तो गेहूं भारत की दूसरी महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल है और ये ज्यादातर हरियाणा, पंजाब बेल्ट में देखने को मिलता है, यानी कि भारत के उत्तर तथा उत्तर पश्चिम भागों में हमें गेहूं का उत्पादन देखने को मिलता है। रबी की फसल को उगाने के लिए शीत ऋतु चाहिए और पकने के लिए बहुत तपती धूप चाहिए, इसीलिए गेहूं शीतकालीन में उगाया जाता है। लेकिन गेहूं को पकने के लिए कैसा चाहिए, है ना, उसमें लू के थपेड़े चाहिए, यानी लू की हवा चाहिए, तब जाकर के गेहूं क्या होता है? पकता है। खिली धूप की आवश्यकता होती है। इसको उगाने के लिए ज्यादा पानी नहीं चाहिए, है ना, लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। गेहूं उत्पादन वाले 2 मुख्य क्षेत्र हैं, उत्तर पश्चिम में गंगा सतलज मैदान, दक्कन का काली मिट्टी वाला प्रदेश, ये आप देख सकते हो। अब आते हैं मोटे अनाज। मोटे अनाज में बच्चों क्या क्या आता है? तो इसमें ज्वार आता है, बाजरा आता है, रागी आता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये सब मोटे, और ये सब बहुत ज्यादा देखा जाए तो लोहा, कैल्शियम से भरपूर होता है। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा, और इसे हम मोटे अनाज, अब पेपर में यही सीधे पूछ देगा कि निम्न में से मोटे अनाज कौन कौन से हैं, तो आप देख लेना, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सब मोटे अनाज हैं। देखा जाए तो ज्वार, अब देखो इसके उत्पादन में महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब राज्य अग्रणी माने जाते हैं। अब बात करें बाजरा की, तो यह बलुआ और उथली काली मिट्टी में उगाया जाता है। ठीक है, और रागी शुष्क प्रदेशों की फसल मानी जाती है। लाल, काली, बलुआ, दोमट और उथली काली मिट्टी में अच्छी तरीके से उगाया जाता है। बाजरा देखा जाए तो राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा के मुख्य उत्पादक राज्य हैं। रागी के प्रमुख उत्पादक राज्य कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड और अरुणाचल प्रदेश। तो हर खाद्यान्न का उत्पादक राज्य आपको पता होना चाहिए। मक्का एक ऐसा है
कि इसको चारे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं और खाद्यान्न के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, यानी खाद्यान्न और चारा दोनों के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक खरीफ फसल है ना, खरीफ फसल है। तापमान 21 से 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में यह अच्छी तरीके से, यानी बांगर मृदा में अच्छी तरह से इसका उत्पादन होता है। ठीक है, बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जहां पे यह रबी और खरीफ पूरे दोनों मौसम में उगाया जाता है। दाल, दाल भारत विश्व में दालों का बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता दोनों है, और ये प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। अगर अरहर को छोड़ दिया जाए तो जितने दलहनी फसल होते हैं उनके जड़ों में गांठ पाई जाती है, और उसी गांठ में राइजोबियम नाम का जीवाणु होता है जो नाइट्रोजन, वातावरण के नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में क्या करता है, स्थिरीकरण करता है। और मिट्टी में जब फिक्सेशन हो जाता है तो यही दलहनी पौधे जड़ों से उस नाइट्रेट को लेते हैं, फिर अमीनो एसिड, और अमीनो एसिड से प्रोटीन का निर्माण होगा। ठीक है, तो इसीलिए जो दाल होते हैं वो प्रोटीन के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। ठीक है, और इसमें तूर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, मटर, चना भारत की मुख्य दलहनी फसल में से एक है। इन्हें शुष्क परिस्थितियों में भी क्या है, बहुत ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, बहुत कम पानी में भी इसका उत्पादन हो जाता है। फलीदार फसल कहलाते हैं ये। अरहर को छोड़ दिया जाए तो फलीदार फसल होने के नाते अरहर को छोड़ के जितने भी दलहनी पौधे हैं ये हरी खाद के रूप में होते हैं, मिट्टी की उर्वरता बढ़ाते हैं। क्यों? क्योंकि मिट्टी में नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे, और ये एक फसल के रोटेटिंग में बोया जाता है। मतलब कि रोटेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे देखो, जैसे मैंने क्या किया कि मैंने धान उगाया, धान ने क्या किया कि मिट्टी की सारी उर्वरता ले ली। अब उस मिट्टी में उर्वरता की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अब हम ऐसी फसल लगाएंगे जो पुनः उस मिट्टी की उर्वरता की पुनः पूर्ति करे। तो दलहनी पौधा जो होता है, दलहनी पौधे जो होते हैं या दलहनी फसल जो होते हैं, वो आपके क्रॉप रोटेटिंग के लिए या क्रॉप रोटेशन के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल माने जाते हैं। यानी अगर एक फसल ने मिट्टी की पूरी उर्वरता ले ली है और मिट्टी में उर्वरता की कमी हो गई है, तो ऐसे में आप अगर कोई हरी खाद या दलहनी फसल उगाते हैं तो उस मिट्टी में पुनः क्या आ जाता है, तो उर्वरता शामिल हो जाता है। क्लियर है यहाँ पे? तो ये ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग इसी में देख लेते हैं। तो दलहनी पौधों में, जैसे दलहनी फसलों में देखा जाए तो मध्य प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्य क्या होते हैं, अग्रणी। छोटे छोटे नोट्स आप बना सकते हो। गन्ना मेरे प्यारे बच्चों, इसके विकास में ये पूरा साल भर लगता है ना। गन्ने के उसमें देखा जाए तो पहले तो ये उपोष्ण और उष्ण कटिबंध दोनों में होता है। मतलब देखो, उपोष्ण का मतलब है कि कर्क रेखा के नीचे उष्ण कटिबंध और कर्क रेखा के ऊपर उपोष्ण, यानी गन्ना यहाँ भी उत्पादन होगा और यहाँ भी उत्पादन होगा, उत्तर में भी होगा, दक्षिण में भी होगा। इसलिए ये उष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध दोनों में उगाया जाता है। इसके लिए तापमान कम से कम 21 से 27 डिग्री और 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, और ये गर्म और आर्द्र जलवायु में बोई जाती है। कम वर्षा वाले प्रदेश में, अगर जैसे हरियाणा हो गया, पंजाब, राजस्थान हो गया, ऐसी जगह पे अगर बारिश कम है तो सिंचाई के माध्यम से भी गन्ने का हम उत्पादन कर सकते हैं। ब्राजील के बाद भारत गन्ने का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश या अग्रणी देश है। गन्ने से चीनी बनता है, गुड़, खांडसारी, शीरा बनता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखो, तिलहन में आप जानते हो कि मूंगफली, सरसों, नारियल, सोयाबीन, अरंडी, बिनौला और अलसी, और इसको कैस्टर ऑयल भी कहते हैं, सूरजमुखी, ये सभी भारत के क्या होते हैं, तो इससे हम तिलहन की प्राप्ति करते हैं। मूंगफली क्या है, खरीफ की फसल है, ये ध्यान रखिएगा। गुजरात मूंगफली में कई बार ये पेपर में आपके हरियाणा पीसीएस में ये आया हुआ है। तो मूंगफली उत्पादन में जो है गुजरात अग्रणी है। अलसी और सरसों रबी की फसल में आते हैं, तिलहन फसल में, ये ध्यान रखिएगा।
तिल जो होता है उत्तर भारत में खरीफ होता है, जबकि दक्षिण भारत में रबी के मौसम में उगाया जाता है। रबी का मौसम क्या है बच्चों? तो ये ठंडियों में उगाया जाएगा और काटा गर्मियों में जाएगा, और खरीफ गर्मियों में, यानी कि जब मानसून का समय होता है तब इसकी जून जुलाई में बुआई की जाती है और कटाई सितंबर अक्टूबर तक हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब चाय बच्चों, चाय क्या है? एक रोपड़ कृषि मानी जाती है। क्या होती है? रोपड़ कृषि मानी जाती है। चाय अगर हम देखें तो उत्तर भारत में अगर हम देखें तो प्रमुख रूप से, ऐसे नहीं, चाय के उत्पादन में जो प्रमुख राज्य है वो कौन है? तो देखो, चाय के लिए ढाल होना चाहिए, क्योंकि अगर ढाल होगा तो पानी रुकेगा नहीं, तो चाय की जो जड़ें होंगी पौधों की वो सड़ेंगे नहीं, तो इसीलिए सुअपवाहित होना चाहिए, पानी रुकना नहीं चाहिए। इसीलिए ढलान वाली भूमि पर ही चाय का उत्पादन होता है। क्लियर है? अब देखिए, चाय एक रोपड़ फसल है, ये ध्यान रखिएगा। मूल रूप से चाय चीन में था, अंग्रेजों के द्वारा भारत में लाया गया। ठीक है। चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण और नम पाला रहित जलवायु की आवश्यकता है। मतलब हल्की हल्की बारिश पूरे साल होनी चाहिए, जो कि इसी बारिश से चाय की पत्तियां और खिल उठती हैं। वर्ष भर समान रूप से होने वाली वर्षा की बौछारें इनकी कोमल पत्तियों के विकास के लिए सहायक होती। चाय एक श्रम सघन उद्योग है, बहुत मेहनत लगता है, एक एक हाथ से एक एक चाय की जो है पत्तियां तोड़ी जाती हैं। चाय के मुख्य उत्पादन में अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी है, और दूसरा असम है। और अगर हम दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत में आप जाओगे तो आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा चाय, केरल में केरल में चाय के बागान देखने को मिलेंगे। बाकी इसके अलावा अन्य और भी क्षेत्र हैं, त्रिपुरा चले जाइए, मेघालय चले जाइए, उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, इन सभी जगह पे चाय का उत्पादन होता है। लेकिन मुख्य रूप से चाय जो है यहीं पर उत्पादन होता है। बाकी अन्य में देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तराखंड, त्रिपुरा, इन सभी क्षेत्रों में आपका, यहां तक कि आंध्र प्रदेश, इन सभी जगहों पे चाय का उत्पादन होता है। कॉफी में अगर देखा जाए तो भारतीय कॉफी अपनी गुणवत्ता के लिए विख्यात है। कॉफी का पौधा सबसे पहले बाबा बुदन के द्वारा, है ना, एक संत थे, बाबा बुदन के द्वारा कहां से लाया गया? यमन से ला करके भारत के कर्नाटक में एक पहाड़ी पर लगाया गया सबसे पहले, इसीलिए उस पहाड़ी का नाम बाबा बुदन की पहाड़ी है। तो सबसे पहले भारत में कॉफी जो लगाया गया था वो बाबा बुदन की पहाड़ी पर लगाया गया था। और ये ध्यान रखिएगा, हमारे भारत काफी अपनी, जो भारत की कॉफी है ना, वो अपनी गुणवत्ता के लिए मशहूर है। देखा जाए तो हमारे यहाँ सबसे प्रमुख रूप से जो कि सबसे टेस्टी कॉफी है, अरेबिका है, और रोबस्टा भी उगाया जाता है, लिबेरिका भी। तो यानी कि आप देखोगे तो हमारे देश में अरेबिका किस्म की कॉफी पैदा की जाती है ना। आरंभ में यमन से लाया गया था, है ना, और जो कि बाबा बुदन के द्वारा लाया गया था, और बाबा बुदन ने जिस पहाड़ी पर लगाया उस पहाड़ी का नाम बाबा बुदन की पहाड़ी, कर्नाटक में, है ना। कॉफी के लिए भी तेज धूप नहीं होना चाहिए, मतलब कैसा होना चाहिए? छांव होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट धूप में कॉफी के पौधे का विकास वैसा नहीं हो पाता है, तो छांव नुमा होना चाहिए, है ना। और कॉफी के बीजों को भून करके जो है आपका पीसा जाता है, ठीक है, ये भी आप देख लीजिएगा। और आज की डेट में नीलगिरी पहाड़ी यानी कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में कॉफी के बागान देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा कॉफी ब्राजील, और ब्राजील में कॉफी के बागानों को फेजेंडा कहा जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। रबड़ एक भूमध्य रेखीय फसल है, परंतु विशेष परिस्थितियों में इसे उष्ण और उपोष्ण क्षेत्रों में उगाया जाता है, और ये सदाबहार वन है, यानी जहां पे 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होगी वहां पे ये देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देख लीजिए, रबड़ एक कच्चा माल है, ये भी आप देख सकते हो। जहां जहां सदाबहार वन, जैसे केरल हो गया, तमिलनाडु, कर्नाटक, अंडमान निकोबार समूह, मेघालय के गारो पहाड़ी, इन सभी क्षेत्रों में रबड़ का उत्पादन होता है। कपास आप जानते हो कि ये सूती कपड़े के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है।
कपास अगर देखा जाए तो कपास को भारत का मूल स्थान माना जाता है ना। और देखा जाए स्टूडेंट्स तो विश्व में चीन के बाद दूसरा स्थान है। काली मिट्टी में इसको रेगुड़ मृदा में इसे उगाया जाता है। कॉफी के ये आपके कपास के लिए उच्च तापमान होना चाहिए, ज्यादा बारिश नहीं होनी चाहिए, हल्की वर्षा होनी चाहिए और 210 पाला रहित दिन और खिली धूप होना चाहिए। और ये खरीफ की फसल है। पककर तैयार होने में 6 से 8 महीने का समय लगता है। महाराष्ट्र में इसका उत्पादन होता है, गुजरात में होता है, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, हरियाणा में भी कॉफी का उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में भी, इतने क्षेत्रों में। अब जूट, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है बच्चों। यहाँ पे आप जूट का पेड़ देखोगे, इसे पानी में फेंका जाता है, कुछ दिनों तक यही पौधा सड़ गल जाता है, उसके बाद इसी से रेशा निकलता है, उसी रेशे से हम जूट बनाते हैं, जैसे कि ये सब आप देख सकते हो, इसे सुनहरा रेशा कहा जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जूट उत्पादन में आप देखोगे तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे नंबर पे बिहार है, ये आप देख सकते हो। तो पश्चिम बंगाल, बिहार, असम, ओडिशा और मेघालय में जूट का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। अब हम लोग आते हैं भारत की मिट्टी पर। भारत में स्टूडेंट्स 8 प्रकार की हमें मिट्टी देखने को मिलती है। अब हमें वो पूरी एक चीज और रह गया है कृषि में, जैसे आप लोग कभी ये वाणिज्यिक कृषि रह गया है, एक बार वाणिज्यिक कृषि को भी हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हमने वाणिज्यिक कृषि जरूर हेडिंग डाला, लेकिन हमने बताया नहीं। तो वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होगा, वाणिज्यिक अनाज कृषि क्या है, आइए इसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेते हैं 5 मिनट में। तो देखो, वाणिज्यिक अनाज कृषि जो होगा, ये वाणिज्यिक उद्देश्य से उगाया जाता है। जैसे वाणिज्यिक कृषि में अगर हम देखें तो एक वाणिज्यिक अनाज कृषि होता है और एक मिश्रित कृषि होता है ना, एक मिश्रित कृषि होता है। तो वाणिज्यिक कृषि में एक वाणिज्यिक अनाज कृषि होगा, एक वाणिज्यिक मिश्रित कृषि होगा और तीसरा रोपण कृषि होता है। तो 3 तरह की कृषि आपके वाणिज्य उद्देश्य से, यानी बेचने के लिए ये उत्पादन होता है और लाभ कमाने के लिए उत्पादन होता है। वाणिज्यिक अनाज में क्या आता है, गेहूं, मक्का जैसी फसल देखने को मिलती है। गेहूं और मक्का जैसी फसल हमें देखने को मिलती है। तो वाणिज्यिक कृषि 3 तरीके का होता है, मिश्रित कृषि, वाणिज्यिक अनाज कृषि और तीसरा रोपण। रोपण में आप भी जानते हो, वाणिज्यिक अनाज कृषि बहुत बड़े भूखंड पे उगाया जाता है ना। उत्तरी अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, इन सब शीतोष्ण घास के मैदानों में ही हम गेहूं, मक्के का उत्पादन करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये वाणिज्यिक अनाज कृषि हो गया। मिश्रित कृषि में भूखंड का प्रयोग चारे और, है ना, चारे और पशुपालन दोनों के लिए किया जाता है। तो यानी कुल मिलाकर के आप सीधे कहोगे कि इसमें पशुपालन के साथ साथ, है ना, कृषि दोनों काम किया जाता है ना। और रोपण कृषि में, तो रोपण कृषि में जैसे कि आपने देखा जूट, है ना, जूट हो गया, रबड़ हो गया। तो देखो, रोपण कृषि में जूट होता है, रबड़ होता है ना, चाय होता है, कॉफी होता है ना, ये सभी देखा जाए तो ये सब रोपण फसल है। ये एकल फसल के रूप में बड़े बड़े भूखंडों पे उगाया जाता है। यहाँ तक कि केला भी हो गया, है ना, काजू हो गया, ये सारे के सारे आपके जो है स्टूडेंट्स रोपण कृषि में आते हैं। तो ये भी आप देख लीजिएगा। रोपण कृषि में अगर देखा जाए तो रबड़ आता है। रबड़ के उत्पादन में मलेशिया अग्रणी देश माना जाता है, ब्राजील कहवा में अग्रणी देश माना जाता है और श्रीलंका और भारत चाय में अग्रणी माना जाता है। तो आप ये देख लीजिएगा। तो एक थोड़े से समय में हम लोगों ने एक समग्र रूप से भारत की कृषि को समझा है। अब हम लोग देखेंगे भारत की मिट्टी को, अब हमें समझना है। तो भारत में अगर हम देखें तो हमें 8 प्रकार की मिट्टी देखने को, प्रकार की मृदा देखने को मिलती है। अब उसमें सबसे पहली मृदा है आपकी जलोढ़ मृदा। क्या है? जलोढ़। तो सबसे पहले हम लोग सारी मिट्टी के नाम लिख लेंगे, है ना, सारी मिट्टी के हम लोग क्या करेंगे, नाम लिखेंगे।
और फिर उसके बाद देखा जाए तो काली मृदा, है ना, काली मृदा। तो जलोढ़ मृदा, काली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, लाल एवं पीली मृदा, है ना, पीली मृदा। फिर आपकी क्या है, एक और है लैटेराइट मृदा। लैटिन शब्द से, लेटर शब्द से बना है, मतलब ईंट होता है इसका मतलब। तो लैटेराइट मृदा हो गया, और लाल पीली जलोढ़ मृदा हो गया, और एक क्या होता है तो शुष्क मृदा होता है ना, शुष्क मृदा होता है ना, शुष्क मृदा होता है। और शुष्क मृदा के अलावा एक है पर्वतीय मृदा भी होता है, वो भी आप देख लीजिएगा। तो एक लवण मृदा होता है और एक होगा आपका पीट मृदा होता है, पीट मृदा। पीट मृदा में बहुत ज्यादा जीवांश की मात्रा हमें देखने को मिलता है। और एक होता है वन मृदा, तो वो भी आप लिख लीजिएगा, है ना, वन मृदा। तो ये पूरे 8 प्रकार के हमें मिट्टी देखने को मिलता है। यानी कि सबसे पहले हम शुरू कौन सा करेंगे, जलोढ़ मृदा। आइए, तो सबसे पहले आइए हम यहाँ पे जलोढ़ मृदा के बारे में देख लेते हैं, है ना, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा के बारे में अगर हम देखें स्टूडेंट्स तो क्या है, आइए यहाँ पे हम लोग जलोढ़ मृदा दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, हाँ चलो, नहीं दिखाई दे रहा है, अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा, रुकिए इसको हम दूसरे कलर से लिख लेते हैं, ना 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 ना, ऐसा है, इसी से लिख लेते हैं जलोढ़ मृदा। आप जानते हो कि जलोढ़ मृदा 2 प्रकार का होता है, एक पुरानी जलोढ़ और एक नई जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, नई जलोढ़ को खादर कहते हैं, और यह विश्व के सबसे उपजाऊ मृदा में से एक माना जाता है। क्लियर है यहाँ पे। अब देखिए, इसमें हम लोग ये देखना है कि इसमें आखिर क्या ज्यादा पाया जाता है और किसकी, है ना, मात्रा कम पाई जाती है। तो इसमें पोटास, पोटास और चूना की मात्रा पर्याप्त रूप से होता है। आखिर पूरे भारत में कितने प्रतिशत, तो लगभग 40% भाग, लगभग 40% भाग से ढका हुआ है ना, ढका हुआ है। तो लगभग 40% भाग, यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से जलोढ़ मृदा ही हमारे भारत में देखने को मिलता है ना। अब देखिए, फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, इसमें फास्फोरस की मात्रा कम पाई जाती है, मात्रा कम पाई जाती है। नवीन जलोढ़ मृदा को हम क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं, और बांगर में चूना की मात्रा अधिक होने की वजह से उसे कंकर भी कहा जाता है। और पुरानी जलोढ़ को, है ना, पुरानी जलोढ़ में चूना की मात्रा अधिक होने से उसे कंकर के नाम से भी जाना जाता है। और नवीन जलोढ़ को हम खादर कहते हैं। हर साल बाढ़ के पानी से, नदियों के बाढ़ के पानी से जो परत होती है वो बदल जाती है, जिससे कि वह अत्यंत क्या हो जाता है बच्चों, तो अत्यंत आपका उपजाऊ हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं काली मृदा। काली मृदा में स्टूडेंट्स क्या आप देखोगे, तो काली मृदा में अगर हम बात करें तो आप हेडिंग डालिए काली मृदा। पता ही है आपको कि इसे रेगुर मृदा के नाम से भी जाना जाता है, इसे रेगुर मृदा के नाम से जाना जाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, इसमें कपास का उत्पादन होता है, और तीसरी चीज, इसमें नमी को धारण करने की क्षमता, ज्यादा होती है, और क्षमता ज्यादा होने के कारण इसलिए यह चिपचिपी हो जाती है। क्या हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है। तो इसलिए क्या होती है, ये चिपचिपी हो जाती है।
और सूखने के बाद दरारें पड़ जाती हैं, और सूखने के बाद दरार पड़ जाती है। इसलिए स्वतः जोताई वाली मृदा कहते हैं, क्योंकि देखिए जब दरार पड़ ही गई तो आसानी से पानी और ऑक्सीजन गहराई में चला जाएगा, है ना। तो ये तो था काली मृदा की खासियत। इसे रेगर मृदा के नाम से भी जाना जाता है। ज्यादातर यह दक्कन पठार में हमें देखने को मिलता है और गोदावरी और कृष्णा नदी के ऊपरी भाग में यह हमें देखने को मिलता है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। गुजरात में देखने को मिलता है, तेलंगाना में देखने को मिलता है काली मिट्टी, आंध्र प्रदेश में देखने को मिलता है काली मिट्टी, महाराष्ट्र में देखने को मिलता है काली मिट्टी। तो अब ये भी देख लीजिएगा। अब इसमें एक चीज तमिलनाडु में भी देखने को मिलता है काली मिट्टी। अब एक चीज इसमें खूब पेपर में पूछा जाता है कि इसमें आखिर किस चीज की अधिकता होती है और किस चीज की कमी होती है। तो चूना, लौह, मैग्नीशियम अगर देखा जाए तो इसमें चूना मेन, यही तो क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें चूना, लौह, मैग्नीशियम, तो चूना, लौह, मैग्नीशियम और एल्यूमिना, क्या होता है एल्यूमिना तत्व काफी मात्रा में पाए जाते हैं, काफी मात्रा में पाया जाता है ना, काफी मात्रा में पाया जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ज्यादा इसमें देखने को मिलता है। लेकिन इसमें क्या है, पोटास भी पाया जाता है, लेकिन किस चीज की कमी होती है, तो जीवांश की कमी होती है, ह्यूमस की कमी होती है। लेकिन जीवांश की कमी होती है, यानी ह्यूमस नहीं पाया जाता। और किस चीज की कमी होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है, फास्फोरस और नाइट्रोजन की कमी होती है। तो ये देख, तो हम पूरी मिट्टी नहीं पढ़ाएंगे, हम बस वही मिट्टी बताएंगे जो आपके पेपर में सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। अब आते हैं अगले उसमें, अब नेक्स्ट को उसमें देखा जाए तो अब इसमें हम देखेंगे तो लेटेराइट मृदा। आइए देख लेते हैं पेपर में, इससे भी सबसे ज्यादा सवाल पेपर में पूछा जाता है। हेडिंग डालिए लेटेराइट, है ना, क्या है। तो अब काली मिट्टी हो गया और इसके बाद सबसे ज्यादा लेटेराइट मृदा। देखिए लेटेराइट मृदा अगर हम देखें तो ये लैटिन भाषा के शब्द से, है ना, लैटिन भाषा के शब्द से ये बना है। लैटिन भाषा लेटर शब्द से बना है और जिसका अर्थ ईंट होता है। लैटिन भाषा में जिसका अर्थ ईंट होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इसे ईंट वाली मृदा, क्योंकि ये सूखने के बाद एकदम ईंटें जैसी होती है और इसका रंग लाल होता है, पेपर में अक्सर पूछा जाएगा। तो इसका रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि आयरन ऑक्साइड की वजह से इसका रंग लाल होता है। दूसरी चीज, इसमें निछालन होता है और यह उच्च तापमान और ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में हमें यह देखने को मिलता है। उच्च तापमान और ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्र में, और यहां से आपके हरियाणा पीएससी में सवाल पूछा गया। तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसका यहां से हरियाणा पीसीएस में सवाल पूछा गया। तो इसमें निछालन होता है। निछालन का मतलब क्या होता है, जो पोषक तत्व घुल के, पोषक तत्व ज्यादा वर्षा के कारण, है ना, घुलकर नीचे चले जाते हैं। घुलकर क्या हो जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा। और कैसे नीचे जाएंगे, तो आपको भी पता है कि ज्यादा वर्षा होगा
तो इसमें क्या होता है कि जो सिलिका पोषक तत्व में क्या घुल के नीचे चला जाएगा, तो सिलिका और चूना, सिलिका चूना जैसे पोषक तत्व घुल घुल करके नीचे चले जाते हैं। और मिट्टी में क्या बच जाता है, एल्यूमिनियम और आयरन ऑक्साइड, ये बच जाते हैं, जिससे कि आपको भी पता है कि आयरन ऑक्साइड बचेगा तो आयरन से ये मिट्टी कैसी होगी, जो है लाल रंग की दिखाई देगी। अब इसमें क्या है बच्चों, तो इसमें ह्यूमस की मात्रा कम पाई जाती है, क्योंकि तापमान इतना ज्यादा है कि ह्यूमस की मात्रा है ना, इसमें देखा जाए तो ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देता है ना। तो इसमें देखा जाए तो उच्च मात्रा नहीं होती है, क्योंकि तापमान उच्च होता है। तापमान उच्च होने के कारण मेरे प्यारे बच्चों, तापमान उच्च होने के कारण आसानी से पनपने वाले जो जीवाणु, क्योंकि देखो ज्यादा तापमान में जीवाणु पनपते नहीं और ये उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में है, तो तेजी से पनपने वाले जीवाणु जो होते हैं यानी बैक्टीरिया जो होते हैं, ये ह्यूमस की मात्रा को तेजी से नष्ट कर देते हैं। इसलिए जो है इसमें ह्यूमस की मात्रा न के बराबर हमें देखने को मिलती है। इसमें आखिर क्या किस चीज की कमी होती है, तो इसमें जैव पदार्थ, ध्यान रखिएगा, ऐसे लिखिए, ऐसे रुको, जैव पदार्थ की कमी होती है इसमें, यानी ह्यूमस की मात्रा, और फास्फोरस की कमी होती है, फास्फोरस, नाइट्रोजन, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका अगर हम देखें तो जैव पदार्थ, फास्फोरस है ना, और आपका नाइट्रोजन, और फास्फोरस नहीं लिखिए, फॉस्फेट लिखिए, फॉस्फेट और नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के साथ साथ आप कैल्शियम की कमी होती है, कैल्शियम की कमी होती है, की कमी होती है। तो ये आपके लेटराइट, इससे ईंट बनता है बच्चों, ईंट वाली मृदा भी इसे कहते हैं। और इसमें लौह ऑक्साइड है ना, और पोटास की अधिकता होती है, और पोटास की अधिकता होती है। इसमें काजू का उत्पादन होता है, इसमें क्या होगा, काजू का उत्पादन होता है, काजू लगाए जाते हैं, काजू का उत्पादन होता है। ये पर्याप्त उपजाऊ नहीं होता है, पर्याप्त उपजाऊ मृदा नहीं होती है, तो ये ध्यान रखिएगा, पर्याप्त उपजाऊ मृदा नहीं होती है। ऊपर से इसमें भारी मात्रा में खाद और उर्वरक डालना पड़ता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इससे ईंट का निर्माण, ईंट वाली मृदा कही जाती है, ईंट का निर्माण भी इस मिट्टी से किया जाता है। तो ये आप देख लीजिएगा, लेटराइट मृदा। अब इसके बाद एक मृदा है आपकी पीट मृदा। पीट मृदा बच्चों, सबसे ज्यादा जो जीवांश की मात्रा है ना, वो अगर कहीं है तो वो आपके पीट मृदा में ही सबसे ज्यादा एक बार परीक्षा में पूछा गया था कि सबसे ज्यादा जीवांश की मात्रा किसमें हमें देखने को मिलता है, तो सबसे ज्यादा जीवांश की मात्रा पीट मृदा में देखने को मिलता है। तो मैंने सिर्फ वही क्वेश्चन, मतलब वही कॉन्सेप्ट पढ़ा है जो परीक्षा में आने की संभावना है। सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, इन्हीं मृदाओं से, और पीट मृदा, इतनी ही मृदाओं से सवाल पूछा जाता है। जैसे हरियाणा, राजस्थान और पंजाब में आप जानती हो कि हरित क्रांति से नहर बने, और उधर वैसे भी है ना सिंचाई के माध्यम से ही खेती होती है। सिंचाई के कारण क्या होता है स्टूडेंट्स, कि जब जब हम सिंचाई करते हैं तो नदियों के पानी में लवण होता है, साल्ट होता है। तो क्या होगा कि जब हम अति सिंचाई करेंगे ना, तो जो पानी है वो तापमान की वजह से वाष्पीकृत होकर वातावरण में चला जाएगा, और मिट्टी में क्या बच जाएगा, लवण बच जाएगा, साल्ट बच जाएगा, जिसके कारण जो मिट्टी होती है वो ऊसर हो गई, लवड़ी हो गई, क्षारीय हो गई। क्या हो गई, क्षारीय हो गई। तो अब इस तरह के, अब कमेंट करके आप बताओगे कि यदि कोई मिट्टी ऊसर क्षारीय हो गई तो उसको सुधार करने के लिए आखिर हम उसमें क्या डालेंगे, ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। बाकी अब हम लोग मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हमारे YouTube चैनल से जुड़ने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।